अर्चना सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीपीसीएस 2025 के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट टेस्ट पेपर में भी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 5 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज इस सेशन में हम लोग बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस टेस्ट पेपर की बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चन एनवायरमेंट के हैं, 60 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं और 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टेस्ट जो होगा आपका वो यूपी स्पेशल का होगा, यानी सारे क्वेश्चंस यूपी स्पेशल के रहेंगे, टेस्ट नंबर 6। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर मैसेज करिएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट सेशन में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक कवर किया था। आज हम लोग 51 से लेकर के पूरे 150 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, चलो पहला दिया है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि 193 देशों में भारत का स्थान 130वां रहा। दूसरा कह रहा है यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाती है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आंसर करने की कोशिश करो एक बार। तो दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसको विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं जारी किया जाता है, यूएनडीपी द्वारा इस रिपोर्ट को जारी की जाती है, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और इस रिपोर्ट के माध्यम से 193 देशों की रैंकिंग जारी की गई। ठीक है, इस रिपोर्ट में 193 देशों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें भारत का स्थान 130वां रहा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, किस शीर्षक से जारी किया था? शीर्षक भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी शीर्षक पूछ देता है। तो अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। फिर से ध्यान से सुनिएगा, शीर्षक अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? कौन सा द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है अर्थव्यवस्था का? बताओ। तो दोस्तों, भंडारण जो है ये द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। बाकी आपका तेल रिफाइनरी, चीनी या गुड़ हो गया या प्लास्टिक हो गया, ये सभी जो है द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि आईएमएफ का संचालन 191 सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। दूसरा कह रहा है इसकी स्थापना वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 44 देशों द्वारा की गई थी। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संचालन जो है 191 सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसकी स्थापना जो है 1944 में वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 44 देशों द्वारा की गई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिनी रत्न का उदाहरण नहीं है? मिनी रत्न का उदाहरण नहीं है, बताओ। तो दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये जो है मिनी रत्न का उदाहरण नहीं है, ये एक नवरत्न कंपनी है। ठीक है, इसको नवरत्न श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। बाकी तीनों जो है मिनी रत्न के उदाहरण हैं। ठीक है, चलो अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1952 में हुई थी। दूसरा, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, यानी जिसे हम लोग शॉर्ट में गेट कहते हैं, तो गेट की स्थापना 1948 में 23 संस्थापक सदस्यों द्वारा की गई थी। ओके, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो पहला कथन देखिए, तो WTO की स्थापना 1952 में नहीं हुई थी, बल्कि 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी 1995 में। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि गेट की जो स्थापना है 1948 में की गई थी। 23 संस्थापक सदस्य थे जिन्होंने ये 23 देश मिल करके गेट की स्थापना किए थे 1948 में। बाद में इसी का नाम जो है चेंज करके WTO कर दिया गया था। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, सुभद्रा योजना एक महिला केंद्रित कार्यक्रम है। निम्नलिखित में से किस
राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? सुभद्रा योजना को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ओडिशा द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, इस योजना की लाभार्थी कौन होगा? तो इस योजना की लाभार्थी होंगी 21 से 60 वर्ष की महिलाएं। ठीक है, 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को इस सुभद्रा योजना का लाभ मिलेगा। अगला देखो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ओके, मुंबई में। अगला देखो, भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा का अनुमान जो है परिवारों की आय स्तर पर आधारित है। दूसरा कह रहा है कि गरीबी को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों के आधार पर मापा जाता है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, बताओ। तो दोस्तों, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान जो है परिवारों के उपभोग व्यय के आधार पर मापा जाता है। यहाँ पे लिखा है आय स्तर, नहीं, व्यय के स्तर के आधार पर मापा जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। उपभोग व्यय के आधार पर, उपभोग व्यय के आय के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाया जाता है, न कि आय स्तर पर। ठीक है, परिवारों के आय स्तर पर नहीं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि गरीबी को NSSO के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर मापा जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखो, योजना दी हुई है, विवरण दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो अन्नपूर्णा योजना दिया है, इसमें कह रहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अन्नपूर्णा योजना में क्या होता है कि जो वृद्ध लोग होंगे, वृद्ध फीमेल या मेल जो भी होगा, ठीक है, वृद्ध इंसानों का, ठीक है, वृद्ध लोगों को 10 किलोग्राम हर महीने 10 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा निःशुल्क। ठीक है, तो वृद्ध लोगों को हर महीने 10 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा इस अन्नपूर्णा योजना के तहत। और ये इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। यानी कि जिन व्यक्तियों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, वो व्यक्ति इस अन्नपूर्णा योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी इंदिरा आवास जो है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की बात करें तो ये ग्रामीण स्वरोजगार के लिए सब्सिडी और बैंक ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का क्या है, तो इसमें दिहाड़ी रोजगार और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये तीनों सही सुमेलित है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट नहीं था, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। चलो अगला देखो, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कौन, बताओ। FDI, जो गैर भारतीय हैं उनके द्वारा भारत में किसी भी क्षेत्र में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाएगा। जिस किसी भी सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में हो गया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया, ठीक है, किसी भी फील्ड में अगर किसी विदेशी द्वारा भारत में निवेश किया जाता है, ठीक है, किसी कारोबार को स्थापित करने में पैसे धनराशि दी जाती है, तो इसी को हम लोग FDI कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, इसके पहला कथन दे रहा है इसके संदर्भ में कि खाद्य उत्पादों के खुदरा व्यापार और प्रसारण में स्वचालित मार्ग के तहत FDI की अनुमति है, स्वचालित मार्ग के तहत। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि वर्तमान में भारत में FDI का विनियमन FDI नीति 2020 और फेमा गैर ऋण साधन नियम 2019 के तहत किया जाता है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पे देखो FDI जैसे कि कोई मान लो विदेशी व्यक्ति है, भारत में निवेश करना चाह रहा है, कोई मान लो कोई बहुत बड़ा नेशनल हाईवे बनने को है, तो वो चाहता है कि हम उसमें इन्वेस्ट करें। तो देखो, एक तो होता है या तो कोई विदेशी व्यक्ति खुद से आकर के बिना किसी बस उसको RBI को इन्फॉर्म करना होगा कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसको बस वहाँ पे बताना होगा RBI को, किसको, RBI को। ठीक है, और बाकी किसी तरह की कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह उतना नहीं कराना पड़ता है, कोई रोक टोक नहीं होती है। आपने आया,
कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे विदेशी नागरिक खुद आकर के यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको कहते हैं स्वचालित, यानी खुद से चल करके आके अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ जो ऑफिशियल वर्क प्रोसेस होता है कि हाँ रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर अनुमति लेनी है, तो इस तरह का गवर्नमेंट से बहुत बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करना पड़ता है, अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, तो इसको स्वचालित कहते हैं। एक होता है कि सरकार द्वारा अनुमति लेकर के किया जाता है, डायरेक्ट कोई विदेशी नागरिक आकर के इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सरकारी मतलब मार्ग से आता है, सरकार से अनुमति लेकर के इन्वेस्ट करेगा। जब स्वचालित में होगा कि वो खुद से आकर के यहाँ पे अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती स्वचालित मार्ग में, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो अब देखो स्टेटमेंट क्या करे कि खाद्य उत्पादों के खुदरा व्यापार और प्रसारण में स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई की नहीं, देखो खाद्य उत्पादों के अगर हम खुदरा व्यापार और प्रसारण में बात करें तो यहाँ पे इनको स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई की अनुमति नहीं है, यहाँ पे सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर कोई एफडीआई आके इन्वेस्ट करना चाहता है यहाँ पे, तो इसके लिए एफडीआई को गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया, स्वचालित मार्ग के तहत नहीं आएगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि एफडीआई का विनियमन जो है एफडीआई नीति 2020 और फेमा नियम 2019 के तहत किया जाता है, तो दूसरा सही है, पहला गलत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलो अगला देखो, समिति दी हुई है और वर्ष दिया हुआ है कि समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, इस आधार पे आपको इसका मिलान करना है। तो देखो अलग समिति का गठन हुआ था 1979 में, ठीक है। लकड़ावाला समिति का गठन हुआ था 1993 में। तेंदुलकर समिति का गठन हुआ था 2009 में और रंगराजन समिति का गठन हुआ था 2012 में। फिर से याद कर लो, अलग समिति का गठन कब हुआ था? 1979 में, लकड़ावाला समिति का 1993 में, तेंदुलकर समिति का 2009 में और रंगराजन समिति का 2012 में। तो इस तरह से आपका क्रम 4, 3, 1, 2 बनेगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, सकल मूल्यवर्धन से क्या तात्पर्य है? सकल मूल्यवर्धन से क्या तात्पर्य है? तो सकल मूल्यवर्धन में क्या होता है कि इसमें सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है और अप्रत्यक्ष करों को घटा करके समायोजित किया गया सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी में क्या होता है, सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाता है। तो ये जो रिजल्ट निकल करके आता है इसी को हम लोग कहते हैं सकल मूल्यवर्धन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशुल्क रोध यानी कि टैरिफ बैरियर को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ये टैरिफ बैरियर क्या है? कर लगा करके आयात पर प्रतिबंध लगा देना, ठीक है। इस समय जैसे कि आप देखेंगे यूएसए क्या बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से टैरिफ बैरियर है, ये क्या करेगा? कर लगा देगा, इतना ज़्यादा कर लगा करके आयात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ठीक है। चलो अगला देखो, बेरोजगारी के प्रकार दिए हैं और विवरण दिया है। अब इसको क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है भाई, बताओ? संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या होता है कि देखो आपको नौकरी की तलाश है, ठीक है, आपको नौकरी चाहिए, ठीक है, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, ठीक है, आपके पास कौशल तो है और लोग कुछ कंपनीज या फिर सरकार आपको रोजगार भी देना चाहती है, लेकिन मान लो रोजगार देना चाह रही है आपको शिक्षक बनने की, शिक्षक की भर्ती आई है, आपको टीचर बनना है, लेकिन इसके पास शिक्षक बनने का कौशल नहीं है, यानी रोजगार तो है, ठीक है, शिक्षक आप बन सकते हैं, आपको टीचर बनने की अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है कि आप टीचर बन जाइए, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरे पास शिक्षक बनने की योग्यता नहीं है। तो यानी मार्केट में रोजगार है लेकिन आपके पास उससे संबंधित योग्यता नहीं है। योग्यता और रोजगार में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो आप अपने योग्यता के आधार पर उस नौकरी को या फिर कहें तो उस रोजगार को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी में कि नौकरी की आवश्यकताओं और श्रमिक कौशल के बीच बेमेल। जैसे मान लो कि कोई स्कूटी बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, स्कूटी बनाने वाली कंपनी है, आपको नौकरी देना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन आपको कार बनाने आती है, तो आप स्कूटी थोड़ी ना बना सकते हो, आपके पास वो कौशल नहीं है। मान लो कोई ऐसा रोजगार है जहाँ पे हाथ से काम करना पड़ता है, हाथ से मशीन, ऐसे समझो कि मान लो
कि कोई कंपनी है जहाँ पे आप हाथ से काम करते थे, ठीक है, मैन्युअली काम करते थे, लेकिन दूसरी कंपनी में आपको रोजगार देने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्यूटर पर काम करना पड़ेगा बैठ करके। तो आप बोलोगे ना कि भाई मैं तो मैन्युअली हाथ पैर से काम कर सकता हूँ, लेकिन मानसिक तौर पे मेंटली मैं काम नहीं कर सकता, यहाँ पे कंप्यूटर मैं नहीं चला सकता, मेरे पास इसकी योग्यता नहीं है। तो इसी को आप क्या कहोगे? संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, चलो 4 हो गया, इससे ए का 4 से मिलान हो गया। अब चक्रीय बेरोजगारी में क्या होता है भाई, बताओ चक्रीय बेरोजगारी में क्या होगा? चक्रीय बेरोजगारी में क्या होगा भाई? मंदी आ जाती है तो भाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मंदी कम होती है तो बेरोजगारी जो है कम हो जाती है, तो मंदी ज्यादा आएगी तो बेरोजगारी भी। जैसे कि क्या होता है, अभी आप लॉकडाउन में देखो कि उस समय क्या हुआ था कि सारी कंपनियां धीरे धीरे बंद होने लगी थी, उनके पास भाई एक्स्ट्रा इनकम पैसे आ ही नहीं रहे उनके पास, तो क्या कर रहे थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ को हटा रहे थे, उनकी छटनी कर रहे थे कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम आप लोग को सैलरी दे सके। तो मंदी के समय क्या होता है, अक्सर बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे ही फिर मंदी कम होती है, मंदी की स्थिति जो है अर्थव्यवस्था की सामान्य हो जाती है, तो फिर बेरोजगारी जो है कम हो जाती है। तो ये पूरी डिपेंड करती है हमारे अर्थव्यवस्था पर कि अर्थव्यवस्था में कैसी स्थिति है, मंदी है या फिर सामान्य स्थिति है। ठीक है, तो इसी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। आंशिक बेरोजगारी क्या है भाई, बताओ आंशिक बेरोजगारी क्या है? तो आंशिक बेरोजगारी में क्या होगा, अगले रोजगार की बीच होने वाली अस्थायी बेरोजगारी। जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं ना, अपने काम से संतुष्ट नहीं होते, उनको कहीं एक जगह नौकरी कर रहे होते हैं तो उनको संतुष्टि मिलती है, उन्हें लगता है कि भाई अगर हम दूसरी जगह नौकरी करेंगे तो हमें ज़्यादा सुविधा मिलेगी, ज़्यादा सैलरी मिलेगी, तो वो क्या करते हैं, एक नौकरी को छोड़ करके दूसरी नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। तो जब एक नौकरी को छोड़ करके दूसरी नौकरी की तलाश में लगते हैं तो बीच का जो समय ड्यूरेशन होता है बेरोजगारी का, उसी को कहते हैं आंशिक बेरोजगारी, यानी कि कुछ समय के लिए बेरोजगार रहते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि एक नौकरी को छोड़ा तो अगले दिन तुरंत ही उनको दूसरी नौकरी मिल जाएगी, थोड़ा समय तो लगेगा, तो वो जो बीच का समय रहता है बेरोजगारी का, उसी को आंशिक बेरोजगारी कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे था 2, अब ये 3, अब बचा प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी आप लोग समझ सकते हैं अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो। क्या होता है कि देखो, एक खेत में चाहो 10 जन काम करें, मान लो एक खेत में 4 जन काम कर रहे थे, उत्पादन उतना ही हो रहा था। ठीक है, मानो 100 क्विंटल गेहूं उत्पादन हो रहा था इस खेत से। ठीक है, कितना, 100 क्विंटल इस खेत से उत्पादन हो रहा था जब 4 लोग काम करते। अब इसी में 10 लोग को लगा दो तो भी उत्पादन इतना ही होगा, चाहे जितना लोगों को आप इसमें भर दो, खेत में काम में लगा दो। तो यानी कि क्या है कि आप कितने भी लोगों को उसमें काम में, मतलब जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आप कितने भी लोगों को ऐड कर दो, लेकिन उस पर उत्पादन पर बढ़ोतरी नहीं होगी, उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ठीक है, ना ही आपके प्रॉफिट में कोई बढ़ोतरी हो रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा लोग लग रहे हैं ना, इसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ओके, प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि आवश्यकता से अधिक श्रमिक नियोजित कर देते हैं आप, तो वहां पे क्या कहलाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इसका क्रम क्या बना, 4 2 3 1, 4 2 3 1, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, LFPR का क्या अर्थ है, LFPR का, तो इसका अर्थ होता है श्रम बल भागीदारी दर। ठीक है, श्रम बल भागीदारी दर यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, चलो जैसे आप लोग बहुत सारे रिपोर्ट्स देखते होंगे तो इसमें महिलाओं की श्रम बल भागीदारी कितनी है, पुरुषों की कितनी है, पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में। चलो अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि खुले बाजार परिचालन का तात्पर्य होता है खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड की खरीद और बिक्री। ओके, दूसरा कह रहा है कि आरबीआई द्वारा तरलता की स्थिति को संतुलित करने हेतु प्रयुक्त मात्रात्मक उपकरणों में से एक है। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी को या मौद्रिक नीति को कौन जारी करता है या मौद्रिक नीति को कौन लाता है, आरबीआई। आरबीआई क्या करता है भाई, मार्केट में देखता है कि तरलता कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, यानी कि महंगाई ज़्यादा है या कम है, इसको कौन देखता है, आरबीआई देखता है। इसको कंट्रोल कौन करता है, तो आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं। जो बैंकिंग सिस्टम से माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा तो यहाँ पे आरबीआई देखेगा, और जहाँ पे ऐसे डायरेक्ट गवर्नमेंट जो है अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपनी नीतियों के माध्यम से कंट्रोल करता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट देखेगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ध्यान से,
तो अब देखो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई। कम है तो कौन बढ़ाएगा? आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई जो है दो तरह की नीतियां होती हैं, एक मात्रात्मक आरबीआई जो है कुछ उपकरणों के माध्यम से तरलता को संतुलित करता है। तो कुछ उपकरण जैसे कुछ होता है मात्रात्मक उपकरण और एक होता है गुणात्मक उपकरण। जब मात्रात्मक उपकरण फेल हो जाता है तो गुणात्मक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब मात्रात्मक उपकरण में जैसे कि मात्रा में घटोतरी बढ़ोतरी करता है, जैसे कि क्या कर देगा भाई, रेपो रेट में कम ज़्यादा करेगा, रिवर्स रेपो रेट में कम ज़्यादा करेगा, या तो बढ़ा देगा या घटा देगा, जिस हिसाब से तरलता रहेगी। तरलता बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, तरलता बहुत कम है तो रेपो रेट घटा देगा। इसी तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इसी तरीके से ये SLR, CRR, इन सभी में क्या करेगा, घटोतरी बढ़ोतरी करेगा। तो ये क्या है, ये अपना आरबीआई का एक मात्रात्मक उपकरण है जिसके माध्यम से आरबीआई तरलता को संतुलित करता है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि खुले बाजार परिचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि जब सरकार को ऋण की जरूरत होती है, ठीक है, या फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा तरलता है, तो उस तरलता को सोखने के लिए, यानी तरलता का मतलब होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा धन का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं मार्केट में, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा मार्केट में भाई खर्च तो करेगा ही। इंसान के पास अभी आप ही के पास आ जाए 2-3 हज़ार रुपये, तो आप 2-3 हज़ार रुपये में से 1 हज़ार या फिर 500 रुपये अपने पास इसको सेव करके रख लोगे, बाकी सब मार्केट में खर्च कर दोगे, तो ये पैसा मार्केट में आएगा, ये मार्केट में पैसा आएगा तो इधर से उधर एक हाथ से दूसरे हाथ ट्रांसफर होता रहेगा, है ना। तो मार्केट में ज़्यादा धन आएगा, तो इस धन को सोखने के लिए आरबीआई क्या करेगा भाई, किसी तरह की कोई प्रतिभूति गवर्नमेंट के माध्यम से जारी करेगा। तो या फिर सरकार को ही अगर ऋण की ज़रूरत होगी तो सरकार क्या करेगा भाई, उच्च ब्याज पर कहेगा भाई हम तुमको ज़्यादा ब्याज देंगे, तुम हमें ऋण दे दो। तो बैंक क्या करेंगे, बैंक आरबीआई को, देखो हम सरकार कभी भी डायरेक्ट कोई भी प्रतिभूति जारी नहीं करती है, आरबीआई जारी करती है लेकिन लेता सरकार है। ठीक है, तो जारी सरकार करेगा लेकिन आरबीआई के माध्यम से, आरबीआई इसे मार्केट में ले आएगा, लोगों को बेचेगा और खरीदेगा। ठीक है, तो अब देखो बैंक क्या करेगा भाई, बैंक अब सरकार क्योंकि बोला कि हम उच्च ब्याज पर तुमको ऋण देंगे, उच्च ब्याज पर हम तुमसे ऋण ले रहे हैं, तो भाई बैंकों को फायदा होगा कि हमें उच्च ब्याज मिलेगा जब हम इस सरकार को ऋण देंगे। तो बैंक क्या करेंगे भाई, उनके पास जितने भी अतिरिक्त धनराशि होगी वो लोगों को ऋण न दे करके वो सरकार को दे देगी, क्योंकि यहाँ पे उनको उच्च ब्याज मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो बैंकों से जो अतिरिक्त धन रहेगा वो सरकार के पास चली जाएगी। ठीक है, तो सरकार के पास चली जाएगी तो जो आम उपभोग होंगे, उन आम उपभोक्ता होंगे, उनके लिए ऋण लेना थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि फिर बैंक जो है ये महंगा क्या, फिर बैंकों के पास ज़्यादा धनराशि बचेगी नहीं आम लोगों को ऋण देने के लिए। तो इससे मार्केट में जो है खर्च भी लोग कम करेंगे, क्योंकि पैसे की ज़रूरत होती है तो इंसान सबसे पहले बैंक ही जाता है। अब बैंक से अगर पैसा नहीं मिलेगा तो फिर लोग खर्च भी नहीं करेंगे, भाई पैसे नहीं हैं तो हम कहाँ से खर्च करेंगे, मार्केट में जा करके नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड की खरीद और बिक्री होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है आरबीआई द्वारा तरलता की स्थिति को संतुलित करने हेतु मात्रात्मक उपकरणों में से एक है यह। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है एक आरबीआई द्वारा जो मात्रात्मक उपकरण प्रयोग किए जाते हैं तरलता को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, तो उन्हीं में से एक है ये ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक नीति के साधन है, बताओ मौद्रिक नीति के कौन कौन से साधन है, अभी मैंने जस्ट बताया है। तो देखो रेपो रेट, बैंक रेट, मार्केट स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी, ठीक है, सीमांत स्थायी सुविधा, और दूसरा है बाजार स्थिरीकरण योजना जिसको कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कहते हैं। तो यहाँ पे ये चारों ही हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी को घटा बढ़ा करके, इसी की दर को कम ज़्यादा करके आरबीआई क्या करती है, तरलता को बैलेंस करती है। ठीक है, जब मार्केट में तरलता ज़्यादा होगी यानी कि पैसा ज़्यादा होगा, धन ज़्यादा होगी, तो आरबीआई क्या करेगा भाई, इन सबको बढ़ा देगा, रेट जो है बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा, लोगों को बहुत ज़्यादा उच्च ब्याज पर, बैंकों के पास पैसे कम बचेंगे। भाई अगर आरबीआई
बढ़ा दिया इन सभी को, तो बढ़ाने पर क्या होगा कि बैंक के पास पैसा कम बचेगा तो भाई बैंक जो है आम उपभोक्ताओं को ऋण भी कम देगा, और देगा भी तो बहुत ज़्यादा उच्च ब्याज पे देगा, और उच्च ब्याज पे देगा तो आम उपभोक्ता ऋण नहीं लेंगे। जब आम उपभोक्ता ऋण नहीं लेंगे तो मार्केट में वो उनके पास पैसा नहीं आएगा, उनके पास पैसा नहीं आएगा तो मार्केट में पैसा खर्च नहीं करेंगे। तो मार्केट में जब पैसा खर्च नहीं करेंगे तो मार्केट में क्या होगा भाई, तरलता जो ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा धन का प्रवाह हो रहा था, अब कम होने लगेगा, इससे तरलता कम हो जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है जौ और मटर खरीफ फसलों के उदाहरण है, उड़द और सोयाबीन रबी फसलों के उदाहरण है। बताओ, तो देखो जौ और मटर जो है ये खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, ये रबी फसल का उदाहरण है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, उड़द और सोयाबीन ये रबी फसल का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये खरीफ फसल का उदाहरण है। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो, अभी कथन ए दिया है कि रबर एक भूमध्य रेखीय फसल है, ठीक है, और कारण आर कह रहा है कि इसे नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो देखो रबर क्या है भाई, एक भूमध्य रेखीय फसल है, इसके उत्पादन के लिए नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलो अगला देखो, स्वाश्रयी महिला सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई। स्वाश्रयी महिला सेवा संघ की स्थापना जो है इला भट्ट द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, इला भट्ट द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखो, हाल ही में लॉन्च की गई अंतर्दृष्टि पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। अंतर्दृष्टि पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य दृष्टि संपन्न व्यक्तियों को दृष्टि दोष का अनुभव प्रदान करना। मतलब एक ऐसा कमरा होगा जहाँ पे पूरा एकदम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा घना अंधेरा होगा और आपको वहाँ पे भेजा जाएगा, ठीक है, आपको वहाँ पे भेजा जाएगा ताकि आप देखो कि एक अंधे व्यक्ति की जीवन कैसी होती है, वो किस तरह से जीता है, उसको कितनी समस्याएं आती हैं। सोचो हम लोग अगर आंख बंद करके हम लोग को कहा जाए अपने ही रूम में चलने के लिए, जो कि हमें पता है कि किस रूम में, हमारे रूम में कहाँ पे कौन सी सामान रखी है, तब भी हम लड़ भिड़ जाते हैं, हमें चोट लग जाती है। लेकिन वही हम लोग जब किसी अंधे इंसान को देखते हैं तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, हम एक उसको अलग नज़र से देखते हैं, पता नहीं हीन भावना से देखते हैं। ऐसा क्यों देखते हैं मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान सबको स्वस्थ रखें, लेकिन जब भी किसी हमारे सामने कोई व्यक्ति आ जाता है फिजिकली थोड़ा ठीक नहीं होता है, तो हम लोग उसको देख करके मजाक उड़ाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। देखो अंधे लोग कितना ज़्यादा, या फिर कोई भी व्यक्ति हो, जब इंसान मेहनत करता है तो वो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। तो उन्हीं व्यक्तियों के लिए, यानी कि जो दृष्टि दोष वाले व्यक्ति हैं, जो अंधे हैं, उनको लोग और ज़्यादा सिंपैथी दे सके, उनकी भावनाओं को समझ सके, उनका सम्मान कर सके, इसलिए इस अंतर्दृष्टि पहल को लाया गया था। ठीक है, जो दृष्टि संपन्न यानी जो मतलब जिनको क्लियरली दिखता है, जो दृष्टि संपन्न व्यक्ति हैं, इनको एक अंधे की जीवन कैसी होती है, किस तरह से समस्याओं से वो जूझ रहा होता है, इन सभी को महसूस कराने के लिए इस अंतर्दृष्टि पहल को लाया गया। और इसका उद्देश्य ये था कि ताकि हम लोग जो है इन लोगों की, यानी अंधे लोगों की उनको सहानुभूति दे सके, उनका सम्मान कर सके, ठीक है, उनकी समस्याओं को हम लोग समझ सके। तो इस वजह से इस पहल को लाया गया था, अंतर्दृष्टि पहल को। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य बना। तो एससी का उपकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो तेलंगाना बना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर का आधिकारिक नाम क्या है। ठीक है, तो अभी आपको पता होगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हुआ बिहार में, बिहार के 5 जिलों में आयोजित हुआ था। ये 5 जिला कौन कौन से हैं आपको कमेंट में बताना है। तो इसका शुभंकर कौन था, इसका शुभंकर था गज सिंह। ठीक है, गज हाथी और सिंह। ठीक है, चलो अगला देखो, पंचायत उन्नति सूचकांक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पंचायत
पंचायत उन्नति सूचकांक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एसडीजी से जुड़े सामाजिक आर्थिक संकेतकों का उपयोग कर ग्राम पंचायतों की प्रगति का आकलन करना। ठीक है, इस सूचकांक में अगर बात करें तो पहले नंबर पे कौन सा राज्य रहा? तो पहले नंबर पे गुजरात था। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि एसडीजी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला देखो, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था? ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यूएसए था। फिर दूसरे नंबर पे चाइना, पहले नंबर पे यूएसए आता है, दूसरे नंबर पे चाइना। कुछ पॉइंट का फर्क रहता है यूएसए और चाइना का हमारे व्यापारिक साझेदार के संदर्भ में। तो पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे जो है संयुक्त अरब अमीरात है। ये क्रम याद रख लेना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, क्रम दे देगा तो वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, यूएसए, चाइना, उसके बाद फिर यूएई आ जाएगा। चलो अगला देखो, किस भारतीय कंपनी को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में पेटेंट फाइलिंग, अनुदान और वाणिज्यिक हेतु शीर्ष एमएसएमई के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो देखो, अगर हम एमएसएमई की बात करें, ध्यान रखना कि हमारे जीडीपी में इसका कितना योगदान है, कभी बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो जीडीपी में इसका योगदान है 30.1% और विनिर्माण क्षेत्र में इसका योगदान लगभग 35% है। ठीक है, निर्यात क्षेत्र में लगभग 45% है। तो इसको ध्यान रखना, ये क्रम बहुत ज़्यादा डेटा जो है पूछ देता है एमएसएमई से। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो किस भारतीय कंपनी को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में पेटेंट फाइलिंग, अनुदान और वाणिज्यिक हेतु शीर्ष भारतीय एमएसएमई के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो पश्चिम बंगाल केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ये पुरस्कार प्रदान की गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, भारत की समृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान हेतु हाल ही में किसे प्रतिष्ठित लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया? तो लता मंगेशकर पुरस्कार जो है, इसे किसको दिया गया ये पुरस्कार? तो कुमार मंगलम बिड़ला जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला देखो, किस प्रसिद्ध विद्वान को उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? साधु भद्रेश दास को। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी थी स्वामी नारायण सिद्धांत। ठीक है, इन्हीं के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, सरस्वती सम्मान। ठीक है, चलो अगला देखो, विश्व यकृत दिवस का विषय क्या है? विश्व यकृत दिवस का विषय है आहार ही औषधि है। विश्व यकृत दिवस मनाया कब जाता है? तो 19 अप्रैल को, हर साल 19 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। चलो अगला देखो, भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, किस पुलिस विभाग के अन्वेषण, अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल ने पुलिस और सुरक्षा श्रेणी के अंतर्गत स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो स्कॉच पुरस्कार किसने जीता है? अन्वेषण, अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल किस पुलिस विभाग का के अन्वेषण, अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल, ये पोर्टल किसकी है? दिल्ली पुलिस की है। तो ये पुरस्कार भी किसने जीता? स्कॉच पुरस्कार दिल्ली पुलिस ने ही जीता है। तो करेक्ट आंसर, नहीं सॉरी, यूपी पुलिस ने जीता, आई एम सो सॉरी, यूपी पुलिस ने जीता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एल्मोसॉरस शब्द किससे संबंधित है? एल्मोसॉरस ये शब्द किससे संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों, ये क्रिटेशियस काल का लंबी गर्दन वाला विशालकाय सौरोपॉड है, एल्मोसॉरस। ठीक है, अगला देखो, किस देश ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन निर्मित किया होगा? बताओ भाई। जापान 2000, हम लोग कहते हैं ना कि जापान 2050 में जी रहा है। वहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बेहतर होती है कि उन लोग आप जीवन में अपने छोटे मोटे कामों के लिए भी वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी आप देखो कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन निर्मित किया है जापान ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में उद्घाटित रोहित बैराज परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये महाराजगंज जिले में है स्थित है। ठीक है, चलो अगला देखो, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीलगिरी तहर गणना 2025 आयोजित की? तो नीलगिरी तहर हमने आपको बताया था लास्ट वाले सेशन में, तमिलनाडु और केरला सरकार द्वारा नीलगिरी परियोजना लाई गई इसकी गणना के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। जैसे मैंने एक और चीज़ बताई थी कि जो नीलगिरी तहर है ये पश्चिमी घाट की, भारत के पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति है। ठीक है, स्थानीय प्रजाति क्या है, मैंने लास्ट सेशन में बताया था, ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछ देता है एग्जाम में। ये जो नीलगिरी तहर है इस पश्चिमी घाट के अलावा विश्व के किसी भी अन्य क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है, सिर्फ भारत के पश्चिमी घाट में ही नीलगिरी तहर पाया जाता है स्थानीय रूप से। तो करेक्ट आंसर आपका एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु द्वारा नीलगिरी तहर गणना आयोजित की गई। चलो अगला देखो, विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर QPIAI द्वारा लॉन्च किए गए शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो नाम है QPIAI इंडस। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, किन दो देशों ने संयुक्त रूप से अफ्रीका भारत महत्वपूर्ण समुद्री सहभागिता 2025 की मेजबानी की? तो किन दो देशों ने भाई संयुक्त रूप से अफ्रीका भारत महत्वपूर्ण समुद्री सहभागिता 2025 की मेजबानी की? तो बताओ किसने मेजबानी की? तो भारत और तंजानिया ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो, दुलारी कन्या योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह योजना मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं के कल्याण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस योजना में हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुसार बालिका के जन्म पर सावधि जमा के रूप में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को 20,000 से बढ़ा करके 30,000 रुपये कर दिया जाएगा। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो देखो, अभी हाल ही में इस योजना में कुछ जो वित्तीय सहायता दी जाती है उसमें कुछ संशोधन हुए हैं। ठीक है, तो ये जो दुलारी कन्या योजना है इसको अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया था। जो बालिकाएं होती हैं, बालिकाओं के कल्याण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इसको 2016 में शुरू किया गया था। पहला स्टेटमेंट सही है। इसमें बदलाव क्या लाया गया कि पहले जो है वित्तीय सहायता 20,000 रुपये दी जाती थी, अब बढ़ा करके 30,000 रुपया कर दिया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन सफारी स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस जिले का निर्धारण किया है? तो डॉल्फिन सफारी स्थापित करने के लिए किस जिले का निर्धारण किया है? भाई वाराणसी। वाराणसी में ही डॉल्फिन सफारी स्थापित किया जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर संसदीय संघ की 150वीं वर्षगांठ की मेजबानी की? अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा की मेजबानी की किसने की भाई? तो उज्बेकिस्तान ने की। करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अगर हम अंतर संसदीय संघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है, इसका उद्देश्य है फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। ठीक है, ये एक राष्ट्रीय संसदों का एक वैश्विक संगठन है जहाँ पे सभी जो राष्ट्रीय संसद होते हैं वो आकर के इस अंतर संसदीय संघ में बैठते हैं। ठीक है, विभिन्न मुद्दों को लेकर के परिचर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन हो गया। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो हितेश गुलेरिया ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखो, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? तो भाई ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम बना है गाजियाबाद नगर निगम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई रेशम सखी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो रेशम सखी योजना का प्राथमिक उद्देश्य है रेशम उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। इस रेशम सखी योजना को लॉन्च किया गया ग्रामीण आजीविका मिशन और रेशम विभाग के माध्यम से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन देखो और आंसर करने की कोशिश करना बच्चे, आंसर भी बताया करो। ठीक है, अगला है वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन कह रहा है कि यह सम्मेलन एक वैश्विक मंच है जो अंतरिक्ष अन्वेषण में तकनीकी, कार्यक्रम संबंधी और नीतिगत ज्ञान को साझा करने को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका आयोजन जो है बर्लिन में हुआ। तीसरा कह रहा है कि इसका विषय क्या था? तो नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण। बताना है कि कौन सा कथन सही है।
देखो पहला स्टेटमेंट जिस हिसाब से कह रहा है कि यह सम्मेलन एक वैश्विक मंच है, भाई वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण से ही समझ में आ रहा है कि ये सम्मेलन जो होगा एक वैश्विक मंच होगा। और ये क्या करेगा भाई, अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित है तो अंतरिक्ष अन्वेषण में तकनीकी कार्यक्रम संबंधी और नीतिगत ज्ञान को साझा करने को बढ़ावा देगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। कुछ स्टेटमेंट आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा बिल्कुल सही है। अब उसके कुछ फैक्ट्स हैं जहाँ पे आपको समझना है कि वो स्टेटमेंट गलत हो सकता है। अब जैसे कह रहे हैं कि इसका आयोजन बर्लिन में हुआ, भाई इसका आयोजन कहीं और भी हो सकता है, बर्लिन में हुआ हो ये क्या पता कहाँ हुआ हो। तो ऐसे स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तो इसका आयोजन बर्लिन में नहीं हुआ था बल्कि नई दिल्ली में हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है, पहला सही है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि इसका विषय क्या था, नई दुनिया तक पहुंचना अंतरिक्ष। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। थीम, जब भी कुछ भी पढ़े, सम्मेलन पढ़े तो सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है, उसकी थीम क्या थी, ये दोनों स्टेटमेंट ऐड कर देगा। फिर आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत हो सकता है, कहाँ पे सही हो सकता है। जैसे ये तो पहले पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि तो सही होगा, अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित, तो अंतरिक्ष से संबंधित जो भी कामकाज होंगे उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन इसका आयोजन तो दिल्ली में हुआ ना, बर्लिन में दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। और इसकी विषय यही थी, नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण, पुनर्जागरण। पहला और तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत कब लाया गया था, कब हुआ था, या फिर ऑपरेशन मेघदूत कब लाया गया था, 1984 में, जब सियाचिन ग्लेशियर पर अधिकार करना था तो इससे ये ऑपरेशन मेघदूत लाया गया था, ठीक है। तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है ऑपरेशन विजय, 1999 में ये ऑपरेशन विजय लाया गया था। कारगिल युद्ध हुआ था ना, तो उसी दौरान ये कारगिल युद्ध के तहत ही ऑपरेशन विजय लाया गया था। और ऑपरेशन सिंदूर आप सभी जानते होंगे 2025 में। ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन बंदर 1971 में हुआ था क्या, बताओ कब हुआ था, बताओ। आपका करेक्ट आंसर नहीं है ऑपरेशन बंदर। अब देखो मैं थोड़ा सा ध्यान में मेरे को नहीं आ रहा है ऑपरेशन बंदर कब हुआ था, एक मिनट। हाँ, तो ऑपरेशन बंदर जो है 2019 में शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन बंदर को लाया गया था बालाकोट स्ट्राइक के का, ये मतलब एक होता है ना कि सिंबल था, बालाकोट स्ट्राइक का कोड नेम था ऑपरेशन बंदर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हथियार दिए हुए हैं और ये हथियार किस मूल देश से संबंधित है वो दिया है, आपको मिलान करना है, ओके। तो मिलान करने की कोशिश करो। तो सोंगर, सोंगर किससे संबंधित है, सोंगर किस देश का हथियार है, तुर्की का। हारोप इजराइल का। S-400 ट्रायम्फ ये फ्रांस, ठीक है। हैमर रसिया। तो इसका क्रम क्या बन गया, इसका क्रम बन गया 1 4 3 2। चलो अगला देखो, ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कह रहा है कि यह एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, हाइपरसोनिक, ठीक है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दूसरा कह रहा है कि इसका निर्माण भारत और रसिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तीसरा कह रहा है ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करता है। तो देखो पहला स्टेटमेंट ध्यान देखना, ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं बल्कि एक ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कि हाँ इसका निर्माण जो है भारत और रसिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा भी सही है कि ये फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करता है, ये अपने टारगेट को खुद ही ट्रैक करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो दूसरा और तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। अगला देखो, भारत में मई 2025 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है यूके के साथ, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के साथ। अगला देखो, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कार्बन सीमा समायोजन तंत्र को लाया गया था 2021 में। इसको प्रस्तावित किया था ईयू ने, यानी यूरोपियन यूनियन ने इसको प्रस्तावित किया था कार्बन सीमा समायोजन तंत्र को, और ये लागू हुआ था 2023 में। ये है क्या, तो ये दोस्तों ये कार्बन रिसाव को रोकने के लिए आयातित वस्तुओं पर उनके कार्बन फुटप्रिंट के आधार पर कर लगाएगा। यानी यूरोपियन यूनियन ने कहा भाई कि अगर तुम्हारे यहाँ से हम कोई चीज़ मान लो आयात कर रहे हैं, मान लो स्टील का आयात कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि तुमने स्टील के उत्पादन में कितना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है। अगर तुमने उस स्टील के उत्पादन के दौरान तुमने बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है, तो इसने एक मानदंड के आधार पर तुम्हारे जितना तुम कार्बन उत्सर्जन करोगे उस आधार पे हम तुम्हारे पर कर लगाएंगे। तो यानी कि तुम्हारे यहाँ से अगर हम स्टील आयात करेंगे तो उस पर हम कुछ टैक्स लगा देंगे, क्योंकि तुम
उस स्टील के निर्माण के दौरान तुमने बहुत सारे कार्बन उत्सर्जित किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि यह कार्बन रिसाव को रोकने के लिए आयातित वस्तुओं पर उनके कार्बन फुटप्रिंट के आधार पर, कार्बन फुटप्रिंट यानी कि वो जो आयातित वस्तु है उस आयातित वस्तुओं के निर्माण में कितना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित हुआ हमारे वायुमंडल में, तो इस आधार पर जो है कर लगाया जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। कमला चावल किस्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि कमला एक जीनोम संपादित चावल की किस्म है। ठीक है, जिसे क्रिस्पर केस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित किया गया है। क्रिस्पर केस प्रौद्योगिकी क्या है? इसमें क्या होता है कि इसके माध्यम से जो भी मतलब विकृत जीन होता है या कुछ विकृत लक्षण होते हैं उसको काट करके निकाल दिया जाता है। एक तरह का ये जैविक कैंची होता है। ठीक है, आणविक कैंची होता है। इसके माध्यम से जो भी विकृत डीएनए होगा उसको कट करके हटा दिया जाएगा। ठीक है, एक तरह की ये प्रौद्योगिकी होती है। चलो अगला देखो। इसे भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा। दूसरा कह रहा है कि ये सूखा और लवण सहिष्णु है तथा बेहतर उपज देती है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका दोस्तों करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए हम लोग फटाफट कर लेंगे। और क्रिस्पर केस9 तक प्रौद्योगिकी क्या है इसको आरजे सर ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, या फिर आप गूगल पे सर्च करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि अपने आप में ही ये 10-15-20 मिनट का वीडियो हो जाएगा अगर इसको एक्सप्लेन करूँ तो। इस वजह से बस ऐसे ही समझ लो कि तीनों करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो। पोप लियो 14 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वह पोप चुने जाने वाले पहले अमेरिकी हैं और वह 267वें यानी 267th पोप हैं। ठीक है, बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, ये जो पोप हैं पोप लियो 14वें, ये पहले अमेरिकी हैं जिन्हें पोप चुना गया है और ये 267वें पोप हैं। ठीक है, चलो अगला देखो। परमाणु प्रसार संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है एनपीटी का उद्देश्य जो है परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। लेकिन आगे क्या कह रहा है कि लेकिन इसका उद्देश्य जो है परमाणु निशस्त्रीकरण हासिल करना नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा विचारने वाली बात है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इस संधि पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किया गया था और यह 1970 में लागू हुई थी। दूसरा कह रहा है यह केवल उन्हीं देशों को परमाणु हथियार संपन्न राज्य के रूप में मान्यता देती है जिन्हें 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। ठीक है, यानी कि इसके बाद ही तो 1 जनवरी 1967 के पहले जितने भी लोग परमाणु हथियारों का परीक्षण कर चुका है उन लोगों को ही ये केवल परमाणु हथियार संपन्न राज्य के रूप में मान्यता देगी, क्योंकि इसके बाद ही तो इसका गठन हुआ था। इसने एक डेट निर्धारित कर दिया कि इसके पहले जितने लोग रहेंगे ऑलरेडी परमाणु संपन्न राज्य रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब बताना है कि कौन सा कथन आपका करेक्ट है। देखो ये जो एनपीटी है ना, एनपीटी की स्थापना जो है 1968 में हुई थी, लेकिन ये लागू 1970 में हुआ था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। और तीसरा भी ये सही कह रहा है कि भाई जितने लोगों ने मतलब 1 जनवरी 1967 से पहले जिन जिन देशों ने परमाणु हथियार का परीक्षण कर लिया है उनको परमाणु हथियार संपन्न राज्य के रूप में मान्यता देती है, ये एनपीटी देती है। ठीक है, लेकिन तीसरा जो कह रहा है, पहला स्टेटमेंट देखो, दूसरा और तीसरा तो करेक्ट है। पहला कह रहा है कि ये परमाणु निरस्त्री हासिल करना इसका उद्देश्य नहीं है। देखो एनपीटी 3 सिद्धांतों पे काम करता है। एक तो परमाणु अप्रसार को रोकना, ठीक है, यानी कि परमाणु के प्रसार को रोकना, और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, और परमाणु निशस्त्रीकरण का हासिल करना। यहाँ पे कह रहा है कि इसका उद्देश्य ये नहीं है परमाणु निशस्त्रीकरण हासिल करना है, ये इसका उद्देश्य है। 3 प्रमुख उद्देश्यों पर काम करता है ये। प्रसार को रोकना यानी परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना, शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना परमाणु का, और परमाणु निशस्त्रीकरण हासिल करना। यहाँ पे कह रहा है नहीं, तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो। मोस्ट फेवर्ड नेशन शब्द निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? बताओ। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन शब्द जो है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से यानी WTO से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि देश जो है क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जब व्यापार करेंगे तो कहेंगे, आसानी से ये कह सकते हैं कि ना तो वो देश तुम्हारे ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएगा ना हम तुम्हारे पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। इस तरह से कहेंगे कि तुम्हारा भी व्यापार अच्छे से हो सके, मेरा भी व्यापार अच्छे से हो सके। ऐसा नहीं कि तुम हमारे साथ व्यापार कर रहे हो तो हम तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दें, ऐसा नहीं। इसमें क्या होगा कि एक दूसरे के साथ बहुत ही संयम तरीके से, बहुत ही मतलब
शालीनता से कम ब्याज कम टैक्स लगा करके या फिर कम टैरिफ लगा करके एक दूसरे के साथ व्यापार वाणिज्य करेंगे, ना तो किसी उनको हानि हो ना तो हमें हानि हो। ठीक है, इस तरह का जो एक कॉन्सेप्ट होता है ये मोस्ट फेवर नेशन के तहत होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है मोस्ट फेवर नेशन। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से किस निकाय ने हाल ही में दिल्ली, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए पराली सुरक्षा बल के गठन का निर्देश दिया है? तो पराली सुरक्षा बल के गठन का निर्देश कौन देगा? भाई पराली अगर जलेगी तो वायु में ये जो राख है, छोटे छोटे राख उड़ करके जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि वायुमंडल हमारा जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा। और ये जो छोटे छोटे राख हैं, कार्बन हैं, ये क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वायु को प्रदूषित करेंगे ना। तो किससे संबंधित है, बस ये समझो कि भाई वायु को प्रदूषित करेंगे तो वायु से रिलेटेड कोई ऐसा आयोग होगा या फिर बोर्ड होगा जो इसका गठन करेगा। तो कौन होगा भाई? वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। ठीक है, तो समझ के आंसर करा करो। मैं इसलिए सोचती हूँ कि आपको इस हिसाब से आपका दिमाग समझ विकसित कर दें कि आप खुद ही आंसर करने के लिए सोचो कि हाँ इसका आंसर ऐसे हो सकता है। ठीक है, रटना ना पड़े। चलो अगला देखो, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जिन्होंने 2025 में पदभार ग्रहण किया है, ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं भाई? तो 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, 52 52 या 52। ठीक है, अगला देखो, लेखिका बानो मुश्ताक को उनके कार्य के लिए 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया बानो को। ब से बुकर, ब से बानो, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, ब से बुकर, ब से बानो। तो बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? बानो मुश्ताक को दिया गया। इन्होंने लिखी थी कन्नड़ भाषा में हार्ट लैम्प, यानी कि कन्नड़ भाषा में दिया गया यह पहला पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार। इसका इंग्लिश में अनुवाद कौन किया था? द दीपा करके एक जन है, उन्होंने, दीपा नाम ध्यान रखना बस, इन्होंने ही, लैम्प होता है ना दीपक, इसी तरीके से दीपा याद कर लेना, इन्होंने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया था। चलो अगला देखो, वैश्विक महामारी संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि WHO के सदस्यों द्वारा अपनाया गया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। दूसरा, यह समझौता के दौरान दवाओं, टीकों और निदान तक समान पहुंच को बढ़ावा देता है। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। ओके, बताना है कि कौन सा कथन सही है। अब बताओ इसमें ऐसा कौन सा, देखो इस बार दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा कि दवाओं, टीकों, निदान तक समान पहुंच को बढ़ावा देगा, बिल्कुल वैश्विक महामारी संधि से समझौता है ये, तो ऐसा स्टेटमेंट सही हो सकता है। इस पर बहुत ज़्यादा विचारने की जरूरत नहीं है। अब पहला और तीसरा स्टेटमेंट विचारने की जरूरत है। यहाँ पे WHO के कह रहा है कि WHO के सदस्यों द्वारा अपनाया गया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, तो बिल्कुल भाई ये भाई महामारी से संबंधित संधि है तो बाध्यकारी हो सकता है, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, तीसरा भी सही है। अक्सर USA जो होता है कुछ इस तरह के समझौते होते हैं तो वो ज़्यादातर नहीं शामिल होता है, तो तीसरा मतलब ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला देखो, 126 शेर गणना के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की कुल कितनी संख्या है? तो गुजरात में 891 एशियाई शेरों की संख्या है। ठीक है, चलो अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कृषि निर्यातों में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। चावल जो है शीर्ष कृषि निर्यात वस्तु थी, यानी कि कृषि में अगर हमने सबसे ज़्यादा किसी अनाज का निर्यात किया है तो वो है चावल। ठीक है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। अब देखो दोस्तों, 2024 वित्त वर्ष 2024-25 बात करें तो 2024 में हम लोगों ने लगभग 48.9 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था कृषि का, और 2025 में हम लोगों ने 52 बिलियन डॉलर का कृषि निर्यात किया। तो यानी इससे हमको इस डेटा से समझ में आता है कि बिल्कुल हमारे कृषि निर्यात में वृद्धि हुई है। और चावल का हम लोगों ने कृषि निर्यात में अगर कौन सी वस्तु सबसे ज़्यादा थी जिसका हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था, तो चावल थी। दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व ग्लेशियर दिवस घोषित किया गया? तो देखो यूनाइटेड नेशन ने ही जो है, UN ने 21 मार्च को, ये कहाँ चला गया इधर, 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस घोषित किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित योजनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम में इन योजनाओं को व्यवस्थित करना है। तो देखो, राष्ट्रीय बांस मिशन लाया गया था वित्त वर्ष 2006-07 में। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में लाई गई थी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में, और परंपरागत कृषि विकास योजना लाया गया था 2015 में। तो जब इसका क्रम बनाएंगे तो इसका क्रम बन जाएगा 1 4 3 2। अगला क्वेश्चन देखो, योजना का नाम दिया है, अब इसको कब प्रमोचित किया गया था, तिथि दी हुई है। अब इसको आपको मिलान करना है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड लाया गया था 2015 में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लाया गया था 2007 में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाया गया था 2020 में, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लाया गया था 2019 में। तो इसका क्रम क्या बन गया भाई, 1 2 3 4। जब मिलान करेंगे तो 1 2 3 4 बन जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से घटक उड़ान योजना का हिस्सा है। उड़ान, उड़े देश का हर आम नागरिक, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। चलो पहला देखो क्या कह रहा है, व्यवहार्यता, आंतरिक वित्त पोषण, हवाई किराया सीमा, राज्य सरकारों को सब्सिडी वाली आवश्यक सेवाएं। चौथा कह रहा है कि सभी हवाई अड्डों पर विमानन टरबाइन ईंधन पर शून्य उत्पाद शुल्क। तो इसका हिस्सा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हिस्सा नहीं है इसका। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, एकीकृत पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह उन कर्मचारियों का औसत मूल्य वेतन का 50% पेंशन की गारंटी देगी जिन्होंने कम से कम 25 वर्ष तक सेवा की है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इसमें 10 वर्षों की सेवा के बाद हर साल, हर महीने, मतलब प्रति माह 10,000 की न्यूनतम निश्चित पेंशन का प्रावधान है। तीसरा कह रहा है कि सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस को अपनाना अनिवार्य। देखो, सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ये यूपीएस को अपनाना, यानी कि एकीकृत पेंशन योजना को अपनाना अनिवार्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये केंद्रीय योजना है। तो इस वजह से जरूरी नहीं कि हर राज्य इसको अपनाए, राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। राज्य, ये स्पेशली जो है केंद्र के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लाया गया है, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नहीं। लेकिन राज्य अगर चाहती है इस तरह का कोई योजना अपने यहाँ लाए, इस तरह का कोई सिस्टम लाना चाहती है तो अपने यहाँ ला सकती है, इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन ये मेनली केंद्र के कर्मचारियों के लिए है, राज्य के कर्मचारियों के लिए नहीं। तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो एलिमिनेट कर दो। बचेगा क्या, ऑप्शन ए, यानी 1 और 2 करेक्ट आंसर, ठीक है। वैसे भी आपको इतना पढ़े होंगे इस बार, तो एकीकृत पेंशन योजना, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है कि ये जो है उन कर्मचारियों के औसत मूल्य का 50% जो है पेंशन की गारंटी देगा, और कम से कम 25, जिन्होंने कम से कम जो है 25 साल तक की सर्विस दी हो। और इसमें क्या है कि 10 सालों की सेवा के बाद हर माह 10,000 की न्यूनतम निश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है। तो 2 स्टेटमेंट सही हो गया, तीसरा गलत हो गया। चलो अगला देखो, श्रेयस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। श्रेयस योजना को लाए किसके द्वारा गया, जब भी कोई योजना लाई जाती है तो किस मंत्रालय द्वारा लाई जाती है, इसको ध्यान दीजिएगा और याद करिएगा, क्वेश्चन दे देता है कभी कभी। तो इसे जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा श्रेयस योजना को लाया गया। इसका उद्देश्य था उच्च शिक्षा के लिए मेधावी, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग छात्रों को कोचिंग, फेलोशिप और छात्रवृत्ति प्रदान करना। चलो अगला देखो, जल जीवन मिशन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो जल जीवन मिशन जो है इसको लाया गया था 2019 में, ठीक है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका उद्देश्य है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना। पहला स्टेटमेंट सही है। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों जैसे कि सार्वजनिक संस्थानों में कार्यात्मक नल कनेक्शन सुनिश्चित करना। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। चौथा भी कह रहा है कि जल आपूर्ति प्रणालियों की स्थायित्व सुनिश्चित करना और जल क्षेत्र में मानव संसाधनों को सशक्त बनाना। तो चौथा स्टेटमेंट सही है। देखो कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो आपको इतना, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो पढ़ने पर समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पे सही है कहाँ पे नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट लगे वो स्टेटमेंट आपका सही होगा। चलो अगला देखो, पीएमई ड्राइव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि इसका उद्देश्य 2 वर्षों में 10,900 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना। तो पीएमई ड्राइव योजना का मेनली उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। ये 2 वर्षों में 10,900 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ भारत में ये जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है इसको बढ़ावा देगा। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि यह योजना हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण योजना का स्थान लेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि यह योजना राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष रूप से कोई सब्सिडी प्रदान नहीं करता है। तो ये भी करेक्ट है कि भाई ये जो योजना है राज्य सरकारों को डायरेक्टली कोई सब्सिडी प्रदान नहीं करेगा। तो तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से
कौन भारत की बायो E3 नीति के मुख्य विषय हैं। ठीक है, बायो इकोनॉमी 3। इसमें क्या होगा भाई, जो जैसे बहुत सारी वस्तुएं उत्पादित की जाती है तो उसका रिसाइकल रीयूज को बढ़ावा देगा बायो E3 के तहत, जो हमारे अर्थव्यवस्था में भी और ज़्यादा योगदान देगा, अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, अब बताना है कि इसके मुख्य विषय क्या है। तो जैव आधारित रासायनिक और एंजाइम, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और स्मार्ट प्रोटीन, जलवायु समउत्थानशील कृषि, कार्बन का संलयन और उपयोग, भविष्योन्मुखी समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान। तो ये पांचों हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही मुद्रा योजना में क्या 20 लाख रुपए तक का ऋण कवर किया जाएगा, तो पहला ऑप्शन ए करेक्ट है। आयुष्मान भारत में क्या होगा कि 70 वर्ष से ऊपर के सभी जो वरिष्ठ नागरिक होंगे उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। विश्वकर्मा योजना, इसको 2023 में शुरू किया गया था। जो छोटे छोटे जो कारीगर होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो भी उद्योग स्थापित करेंगे उसमें उनको मदद की जाएगी। अब देखो तीसरा कह रहा है कि सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, नोडल मंत्रालय इसका दिया है विद्युत मंत्रालय। तो देखो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का नोडल मंत्रालय जो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका सी सही सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखो, पीएम जनमन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि यह योजना दूरस्थ और वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को लक्षित करती है। दूसरा कह रहा है कि यह योजना आवास, स्वास्थ्य, जल, शिक्षा, सड़क, विद्युतीकरण सहित कुल 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है, यानी 11 महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है। तीसरा कह रहा है कि इसका क्रियान्वयन जो है विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय के बिना जब भी स्टेटमेंट केवल शब्द दे दे या बिना शब्द दे दे तो ऐसे स्टेटमेंट अक्सर गलत होते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इसका क्रियान्वयन जो है विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय के बिना एकल मंत्रालय के माध्यम से किया जाएगा। इतने सारे काम क्या केवल एक ही मंत्रालय काम करेगा, कि यह बहुत सारे मंत्रालय मिल करके आपस में समन्वय स्थापित करके इतने सारे क्षेत्रों में काम करेंगे। जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड है तो स्वास्थ्य मंत्रालय भी आ जाएगा, शिक्षा से है तो शिक्षा मंत्रालय भी आ जाएगा, सड़क है तो वहाँ पे ये परिवहन मंत्रालय आ जाएगा, विद्युत है तो विद्युत मंत्रालय आ जाएगा। तो बहुत सारे मंत्रालय इसमें ऐड होंगे ना, केवल एक मंत्रालय कैसे इतना सारा काम करेगा। हर मंत्रालय को उसको कुछ विशिष्ट जिम्मेदारियां दी गई कि वो अपने कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सके, बहुत अच्छा कार्य कर सके। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। तो आप समझ के क्वेश्चन किया करो, हर स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है, तब उसमें सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि आप उस चीज को पहले से ही पढ़े रहो, बस आप अपनी इतनी अच्छी अपनी शार्प माइंड को इतना शार्प कर लो, इतनी समझ विकसित कर लो कि आपको सारी स्टेटमेंट समझ में आने लगे कि हाँ ये सही है या गलत है। पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट को पहचानना सीखिए, ठीक है। अगर आपने ये सीख लिया ना तो यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन पूंजी प्राप्तियों के घटक है। अच्छा, पूंजी प्राप्ति होती है, एक होती है राजस्व प्राप्ति होती है। राजस्व प्राप्ति में क्या होता है बताओ। राजस्व प्राप्ति में ऐसा होता है, ये ऐसी प्राप्ति होती है जिससे सरकार की संपत्ति में कोई कमी नहीं आती है। जैसे आपके मम्मी पापा हैं तो पैसा पा रहे हैं, तो जब मान लो मम्मी आपके पेरेंट्स हैं, एक उनकी राजस्व प्राप्ति है, दूसरी उनकी पूंजी प्राप्ति है, ठीक है। तो राजस्व प्राप्ति ऐसी प्राप्ति होगी आपके पेरेंट्स की जैसे कि वो सैलरी पा रहे हैं। सैलरी पा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में सैलरी के बदले आप कुछ दे रहे हो, आपकी संपत्ति में कमी आ रही है, आपने घर बेच दिया तब आपको सैलरी मिली, नहीं ना। सैलरी ऐसी है कि आपको फ्री का आपके बस मेहनत का पैसा मिल रहा है, आपको लॉस नहीं हो रहा है, आप अपना घर नहीं बेच रहे, अपना गहना नहीं बेचना पड़ रहा आपके पेरेंट्स को। तो ये क्या हो गया, राजस्व प्राप्ति। जैसे आपका मकान था, आपने किराए पे दे दिया तो आपको वहां से कुछ पैसा मिल रहा है। आपकी गाड़ी थी, आप उसको किराए पे दे दिया, ठीक है। मान लो आप टैक्स लेते हो किसी से, आपने किसी को उधार दिया है तो उसके बदले आप कुछ ब्याज ले रहे हो, तो ये कैसी प्राप्ति हो गई, ये सभी राजस्व प्राप्ति। इससे आपके पेरेंट्स की संपत्ति में कमी नहीं हो रही है। लेकिन अब जैसे पूंजी प्राप्ति है, अब आपको धन की पैसे की जरूरत है, तो आपने किसी से ऋण ले लिया, अब ऋण लिया है तो इस पर आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। या आपने अपना घर बेच दिया तो इससे क्या होगा, आपकी संपत्ति हाथ से चली गई। या आपने गहना बेच दिया, ठीक है। या फिर आपने क्या किया भाई, अपने घर का कुछ हिस्सा जो है
या फिर आप कंपनी चला रहे हो, आप बिजनेस चला रहे हो, तो अपने बिजनेस का हाफ पार्टीशन आपने कहा कि भाई आधी मैंने अपनी आधार पार्टनरशिप जो है अपने दोस्त को, आपके पेरेंट्स ने अपने दोस्त को बेच दिया। जिससे क्या हो भाई, पहले आपने आप कंपनी की पूरी जो अधिकार था आपके पेरेंट्स के पास था, लेकिन पैसे की ज़रूरत थी इसलिए आपके पेरेंट्स ने आधा पार्टनरशिप किसी और को बेच दिया पैसे के बदले में। तो यहाँ पे क्या हो रही है, इस पूंजी प्राप्ति में पूरी तरीके से आपको देख रहे हैं आप लॉस हो रहा है, यानी कि जब भी आपको धन मिल रहा है तो उसके बदले आपको कुछ देना पड़ रहा है, आपको कुछ लॉस करना पड़ रहा है। तो ये सभी क्या है, पूंजी प्राप्ति के अंतर्गत आएगी। राजस्व प्राप्ति में जैसे सैलरी मिल रहा है, आपने अपने मकान को किराए पे दे दिया है, या फिर किसी को ऋण दिया था तो उसके बदले आपको ब्याज मिल रहा है ना। तो ये सभी क्या हो गई, राजस्व प्राप्ति हो गई। यानी राजस्व प्राप्ति में आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं हो रहा है, आपकी संपत्ति में कमी नहीं आ रही, लेकिन पूंजी प्राप्ति में आपकी संपत्ति की कमी आ रही है। अब इसी तरीके से गवर्नमेंट को भी समझ लो कि भाई गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट ये करेगा भाई अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जो भी जुटाया गया ब्याज है, बाजार ऋण, तो जो भी बाजार से ऋण ले रहा है तो ऋण लेगा तो उसको ब्याज भी अपने हिस्से से ब्याज देना पड़ेगा, तो ये इसमें शामिल हो जाएगा। दूसरा क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विनिवेश आए, तो यानी कि सरकार ने क्या किया, अपना कोई भी सार्वजनिक उपक्रम था या कंपनी थी उसका कुछ हिस्सा उसने बेच दिया, विनिवेश कर दिया, कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो यहाँ पे भी सरकार को क्या हो रही है, लॉस हो रही है। पैसे तो मिल रहा है लेकिन इसके बदले सरकार को अपना कुछ हिस्सा बेचना पड़ रहा है। अब देखो तीसरा कह रहा है कि जीएसटी और आयकर जैसी कर प्राप्तियां, देखो कर प्राप्तियां कर से प्राप्त हो रही, आयकर हो रहा है, जीएसटी, तो यहाँ पे सरकार के संपत्ति में कोई कमी नहीं हो रही ना, कर से जितने भी संपत्तियां होती हैं वो सभी राजस्व प्राप्ति में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज नहीं होगा इसमें पूंजी प्राप्ति में। और चौथा कह रहा है कि सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली, बताओ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली क्या इसमें शामिल होगा, बताओ। सरकार ने किसी को ऋण दे रखा है और उस ऋण की वसूली कर रहा है, तो इससे संपत्ति में कमी नहीं आएगी। वैसे स्टेटमेंट में देखो तो स्टेटमेंट थोड़ा सा मुझे लगता है गड़बड़ दे दिया है, तो पहला दूसरा तो होगा, तीसरा नहीं होगा, तो तीसरा एलिमिनेट कर दो, तीसरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है भाई। जीएसटी से कर प्राप्त हो रहा है, आयकर से, तो सरकार की संपत्ति में बढ़ोतरी हो रही है, कमी नहीं हो रही है, तो तीसरा एलिमिनेट कर दो। तो इस अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन सरकार द्वारा जो ऋण दिया गया, मान लो आपके पेरेंट्स ने किसी को ऋण दे रखा है तो इस पर आपको ब्याज मिलेगा ना, आपकी संपत्ति में कमी कहाँ आएगी। तो यहाँ स्टेटमेंट में मुझे लगता है ये चौथा नहीं देना चाहिए था, किसी एक स्टेटमेंट में केवल 1 और 2 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला देखो, सकल घरेलू उत्पाद डिप्लेटर शब्द का क्या अर्थ है। जीडीपी डिप्लेटर जिसे शॉर्ट में कहते हैं, तो इसका अर्थ होता है नाम मात्र और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कर अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रास्फीति स्तर का आकलन करने वाला एक मूल्य सूचकांक। देखो मुद्रास्फीति को मापने के लिए हम लोग WPI यानी होल प्राइस इंडेक्स का प्रयोग करते हैं या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर में क्या होता है कि नाम मात्र का जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी इंटू 100, ठीक है। तो इसका प्रयोग किया जाता है मुद्रास्फीति के मूल्यांकन के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, 1 मिनट रुकना जरा मैं इरेज कर दूं। इसका आंसर हो जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, तो नाम मात्र और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कर अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रास्फीति का आकलन करने वाला एक मूल्य सूचकांक है। तो एक तरह से क्या है, एक सूचकांक के रूप में काम करता है, मुद्रास्फीति को मापने का प्रयोग करता है ये। चलो अगला देखो, तो गरीबी के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक होता है परिस्थिति जन गरीबी, इसमें दिया है। तो परिस्थिति जन गरीबी प्राय क्या होता है कि प्राकृतिक आपदा, जैसे कि मान लो कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, तूफान आ गई, कुछ आ गई, तो इस वजह से वहाँ के लोग जो है बेरोजगार हो गए, ये होगी परिस्थिति जन गरीबी प्राय, ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे आकस्मिक विपत्तियों के कारण उत्पन्न होती है परिस्थिति जन्य गरीबी। दूसरा है पीढ़ीगत गरीबी, जैसे 2 पीढ़ी से लगातार कोई गरीब रहता है तो उसे हम लोग पीढ़ीगत गरीबी, कुछ लोग कहते हैं कि हम खानदानी गरीब हैं, या हम अब कहना कि हम पीढ़ीगत गरीब हैं, खानदानी नहीं कहना कि हम पीढ़ीगत गरीब हैं, हमारी पूरी पीढ़ी ही गरीबी से त्रस्त रहा है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है कि उन परिवारों द्वारा अनुभव की जाती है जो कम से कम 2 पीढ़ियों से गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि सापेक्ष गरीबी का तात्पर्य भोजन और आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की कमी से नहीं। देखो भोजन और आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की कमी से जो गरीबी होती है उसको हम लोग निरपेक्ष गरीबी कहते हैं,
ठीक है, यानी कि जो बुनियादी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि स्वच्छ जल, भोजन, आवास, रहने का जगह, बिजली, ये सभी इन सभी से ये वंचित होते हैं, तो इनको हम लोग निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। सापेक्ष गरीबी मतलब किसी से तुलनात्मक रूप से ये गरीब ही होते हैं, यानी कि उनके पास ये अच्छी सुविधा है तो हमारे पास नहीं है, उनके पास अच्छी हॉस्पिटैलिटी की सुविधा है तो हमारे पास वो हॉस्पिटैलिटी की सुविधा नहीं है। तो एक तरह से सापेक्ष के तौर पर, तुलनात्मक तौर पर गरीबी मापी जाती है सापेक्ष में। तो यहाँ पे आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, मनी मल्टीप्लायर से क्या तात्पर्य है? मनी मल्टीप्लायर, तो इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक 1 रुपए की आधार मुद्रा से बैंकों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली व्यापक मुद्रा। अब देखो, जैसे हम लोग क्या है कि बैंकों को ऋण, मान लो बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो वो बैंक क्या करता है भाई, उस धन का प्रयोग किसी को ऋण देने में करता है ना। और यही ऋण जब किसी को दिया जाता है तो फिर कोई व्यक्ति है खर्च करता है, तो फिर से उसी बैंक के पास पैसा आता है। तो यानी कि एक बैंक जो है इसी पैसे से कई बार पैसे कमाता है। अब किसी को ऋण दे रहा है तो बैंक क्या करेगा भाई, उस पर ब्याज दर लगाएगा, उच्च ब्याज दर। फिर जब किसी को ऋण देगा तो वो बैंक वही पैसा घूम फिर कर फिर उसी बैंक के पास जाएगा, फिर उसी पैसे का प्रयोग करके बैंक उस पर भी उच्च ब्याज दर पर ऋण देगा किसी को। तो यानी कि एक ही रुपए का या एक ही धन का बार बार वो क्या करता है, प्रयोग करता है पैसे कमाने के लिए, उसकी वैल्यू को और ज़्यादा मतलब बढ़ाता रहता है, उसके बदले में बहुत सारा पैसा कमाता है, इस तरह से समझ सकते हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला देखो, या फिर ऐसे समझो कि एक ही धन का प्रयोग करके कंपनी, या फिर मान लो 1 लाख रुपए, तो इस 1 लाख रुपए का कई बार इतनी बार प्रयोग करता है कि इसको बहुत, एक बैंक को इस पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाती है। ठीक है, चलो भारत की व्यापार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यदि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो भारत का जो चालू खाता है बढ़ने की संभावना होती है, चालू खाता घाटा बढ़ने की संभावना होती है। दूसरा कह रहा है कि स्वर्ण के अधिक आयात से आमतौर पर भारत के व्यापार संतुलन में सुधार होता है। तीसरा कह रहा है कि रुपए के अवमूल्यन से भारतीय निर्यात वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाता है। अब देखो, दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से पढ़ना, जब भी इस क्वेश्चन पढ़ो तो जो भी स्टेटमेंट सबसे इजी और थोड़ा निगेटिव लगे तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देना। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि स्वर्ण के अधिक आयात से, अब जैसे आप सोने का बहुत ज़्यादा आयात कर रहे हो, यानी कि ओवरऑल आप आयात कर रहे हो, अब बहुत ज़्यादा अगर आयात करोगे तो क्या आपका व्यापार संतुलन में सुधार होगा? नहीं। सुधार कैसे होगा? हम लोग घाटे में जाएंगे ना। हम लोग निर्यात अगर ज़्यादा करेंगे तब हमारा जो व्यापार संतुलन होगा उसमें सुधार होगा, लेकिन अगर हम आयात ज़्यादा करेंगे तो हमारा व्यापार संतुलन में जो है वो गड़बड़ाएगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो एलिमिनेट कर दो। आंसर आपका निकल कर आएगा 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए कि वैश्विक स्तर पर अगर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो ऐसे में क्या होगा कि भारत का चालू खाता घाटा बढ़ने की संभावना हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और रुपए के अवमूल्यन से भारतीय निर्यात जो है वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाता है। रुपए का अवमूल्यन का मतलब क्या है कि डॉलर की तुलना में, जैसे $1 में आप पहले 80 रुपया देते थे, अब अगर रुपये का अवमूल्यन हुआ है तो आपको $1 में कितना देना पड़ेगा? 85 रुपया देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा भाई, भारत का जो वैश्विक निर्यात है, भारतीय निर्यात वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएगा। तो तीसरा, हम लोग का निर्यात बढ़ता है जब हमारा अवमूल्यन होता है तो हमारा निर्यात बढ़ता है, क्योंकि भाई विदेशी नागरिकों को क्या है, 1 रुपये में उनको अधिक पैसा मिल रहा है ना, $1 में उनको अधिक पैसा मिला है, तो ज़्यादा पैसा मिलेगा तो भारत में वो ज़्यादा सामान खरीदेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा निर्यात बढ़ता है लेकिन आयात हमारा प्रभावित हो जाता है। चलो अगला देखो, भारत में मुद्रास्फीति माप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आरबीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करती है। दूसरा, थोक मूल्य सूचकांक में वस्तुओं और सेवाएं दोनों शामिल है। तीसरा कह रहा है कि मुख्य मुद्रास्फीति में खाद्यान्न और ईंधन दोनों की कीमतें शामिल है। बताना है कि कौन सा कथन सही है, बताओ फटाफट। देखो, थोक मूल्य सूचकांक में क्या होता है, सिर्फ वस्तुएं शामिल होती हैं, सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखो, एलिमिनेट कर दो, करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन ए। आपको पता होना चाहिए कि जो होल प्राइस इंडेक्स होता है इसमें खुदरा स्तर पर
वस्तुओं के मूल्य को मापा जाता है, जिससे हम लोग मुद्रास्फीति की पूरे ओवरऑल मुद्रास्फीति की माप करते हैं कि कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितनी घट रही है। लेकिन ये कारखाने मूल्य पर आधारित होता है, यानी कि खुदरा मूल्य पर आधारित होता है। बस इसमें यह है कि इसमें सेवाएं शामिल नहीं है, सिर्फ वस्तुओं की गणना की जाती है, वस्तुओं के मूल्य में हो रहे उतार चढ़ाव को मापा जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट सही कि आरबीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का प्रयोग करती है, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग करती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा भी सही कि जो मुख्य मुद्रास्फीति में खाद्यान्न और ईंधन दोनों की कीमतें शामिल होती हैं। तो पहला और तीसरा करेक्ट हो गया। अगला देखो, केलकर समिति का गठन जो है निम्नलिखित में सुधार का सुझाव देने के लिए किया गया था। तो केलकर समिति का गठन क्यों किया गया था? सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल से संबंधित है। इन्होंने इससे संबंधित सुझाव देने के लिए केलकर समिति का गठन किया गया था। अगला देखो, समष्टि अर्थशास्त्र में विसंकुलन प्रभाव यानी क्राउडिंग आउट इफेक्ट का क्या मतलब है? इंग्लिश याद करोगे ज़्यादा ध्यान रहेगा। क्राउडिंग आउट इफेक्ट ये क्या है भाई? सरकारी व्यय के कारण निजी क्षेत्र के निवेश में कमी। भाई अब देखो, सरकारी व्यय में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, तो सरकार को बहुत ज़्यादा उच्च ब्याज पर ऋण मिलेगा। उच्च ब्याज पर ऋण मिलने की वजह से जो निजी क्षेत्र में जो विदेशी निवेशक हैं, जो निवेश है, इसमें कमी आती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला देखो, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था? बताओ। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था। अगला देखो, भवनों का निर्माण किस आर्थिक क्षेत्र का उदाहरण है? भवनों का निर्माण जो है द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट प्रकृति में जो चीज़ें होती हैं उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे कृषि करना हो गया, खनन करना हो गया, ये सभी क्या है, हम लोग डायरेक्ट प्रकृति पर निर्भर होते हैं, कच्चे माल। और द्वितीय में क्या होता है कि जो द्वितीय क्षेत्र होता है ये प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित होता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं का प्रयोग करके किसी भी वस्तु का निर्माण किया जाता है, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि मान लो कि गेहूं का उत्पादन हुआ तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, लेकिन गेहूं से हम लोग ब्रेड बना रहे हैं तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरीके से भवन निर्माण भी क्या है कि भाई ईंट है, बालू है, इन सब तो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादक हैं, लेकिन जब भवन बना रहे हैं हम लोग, उस चीज़ से किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। चलो अगला देखो, करेंसी स्वैप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कह रहा है, देखो, करेंसी स्वैप अल्पकालीन सट्टा सौदे हैं जिनका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार में लाभ कमाना होता है। तो यहाँ पे आपका डी जो है करेक्ट नहीं है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो, किसी देश का भुगतान संतुलन निम्नलिखित का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। तो भुगतान संतुलन क्या होता है? किसी निश्चित अवधि में सामान्य एक वर्ष के दौरान किसी देश की सभी आयात और निर्यात लेन देन को जो है भुगतान संतुलन में रिकॉर्ड किया जाता है। नहीं कि हम कितना निर्यात कर रहे हैं, कितना आयात कर रहे हैं। जब हम निर्यात ज़्यादा करते हैं और आयात हमारा कम रहता है तो भुगतान संतुलन की स्थिति होती है, यानी कि हमारा जो भुगतान संतुलन है वो बैलेंस्ड है। लेकिन अगर हम आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं तो ऐसे में फिर हमारा भुगतान संतुलन घाटे में होता है, ठीक है। चलो अगला देखो, परिवर्तनीय बॉन्ड के संबंध में। देखो, परिवर्तनीय बॉन्ड क्या है कि ऐसे बॉन्ड जो शेयर में कन्वर्ट हो जाए, बस फटाफट समझना है। तो जैसे कि मान लो आपने 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदा, ठीक है, 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदा आपने किसी कंपनी का, तो आपको 5 साल के लिए खरीदा है, इसकी वैलिडिटी 5 साल की है, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, आपको हर साल 10% की ब्याज देगी आपको इस पर। 5 साल बाद तो आपको ये मूल राशि आपको मिल ही जाएगी, मूलधन यानी 1 लाख रुपए, लेकिन आपको हर साल इस पर 10% का ब्याज मिलेगा, यानी कि 10,000 रुपये आपको इस पर प्रॉफिट होगी। लेकिन कंपनी कहा कि भाई आप अपना मूलधन लेना चाहते हो या फिर शेयर, हमारी कंपनी का 1,000 शेयर, तो आप क्या करोगे भाई, कंपनी कहेगा भाई 1,000 शेयर ले लो हमारा तुम, इस 1 लाख रुपए के बदले में हम तुम्हें मूलधन नहीं देंगे, लेकिन हम तुमको अपने कंपनी का 1,000 शेयर दे देते हैं। अब शेयर की वैल्यू या तो बढ़ सकती है या तो घट सकती है। तो बढ़ेगी तो उस व्यक्ति को, यानी आपने जो 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदा था, अब शेयर में बदल गया है 1,000 शेयर, तो 1,000 शेयर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो आपकी प्रॉफिट होगी और कम होगी तो आपकी लॉस होगी। यानी कि ये ऐसा बॉन्ड होता है जो शेयर में बदल जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड।
और नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड में क्या होता है कि जो बॉन्ड होगा वो शेयर में परिवर्तित नहीं होगा। बस ये फ़र्क ये होता है कि नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड में कि यहाँ पे ब्याज दर जो है 5% या फिर हमेशा नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड से कम ब्याज प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा ब्याज प्राप्त होता है, लेकिन बस फ़र्क ये है कि परिवर्तनीय बॉन्ड में कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और नॉन कन्वर्टेबल में क्या होता है कि प्रॉफिट ही होता है लेकिन कम होता है अपेक्षाकृत। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखो तो परिवर्तनीय बॉन्ड आमतौर पर कम ब्याज दर प्रदान करते हैं क्योंकि वे बॉन्ड को इक्विटी में परिवर्तित करने का विकल्प प्रदान करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि इक्विटी में रूपांतरण की क्षमता बॉन्ड धारकों को मुद्रास्फीति और बढ़ती उपभोक्ता कीमतों से जुड़े संभावित लाभों से लाभान्वित होने की अनुमति देते हैं। अब बताओ कि कौन सा कथन सही है, बताओ। देखो यहाँ पे कह रहा है कि कम स्टेटमेंट में कि कम ब्याज दर प्रदान करते हैं क्योंकि वे बॉन्ड को इक्विटी में परिवर्तित करने का विकल्प देते हैं। तो कम ब्याज अलग अलग कंपनी का अपना अलग अलग रहता है, तो कम ब्याज भी दे सकता है, ज़्यादा भी दे सकता है। बस ये इतना ध्यान रखना है कि इस बॉन्ड को इक्विटी में परिवर्तित करने का विकल्प प्रदान किया जाता है, यानी कि बॉन्ड को शेयर में बदलने का ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे ए करेक्ट होगा, इसको गलत मत मान लेना। दूसरा क्या रहेगा, अगर तुलनात्मक तौर पे कहा जाए तो तुलनात्मक तौर पे इसको थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड के ब्याज से। ठीक है, दूसरा है कि इक्विटी रूपांतरण की क्षमता बॉन्ड धारकों को देखो यहाँ पे कह रहा है कि मुद्रास्फीति और बढ़ती उपभोक्ता कीमतों से जुड़े संभावित लाभों से लाभान्वित होने की अनुमति। देखो यहाँ पे मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ रही है घट रही है, इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा नहीं कि महंगाई बढ़ रही है तो यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ेगा, लाभ भी ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वो कंपनी के शेयर्स के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी की शेयर्स बढ़ रही है तो उसको लाभ होगा, कम हो रही है तो हानि होगी। अगला देखो, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्तुत जमा बीमा 5 लाख रुपए है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, ये आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है, इसको ध्यान रखना। चलो अगला देखो, इसको आप लोग बताओगे, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है 135 का। चलो अगला देखो, ये भी मैं आप लोग को दे दूं क्या? नहीं, चलो बता ही देती हूँ। अच्छा, तो हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पे है, रिहंद परियोजना सोन नदी पर है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। तो इसका क्रम क्या बन गया? 1 3 2 4। ठीक है, अगला देखो, चाय कॉफी और रबर किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो बागान कृषि का उदाहरण है। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो नेम पोर्टल सभी एपीएमसी संबंधी जानकारी और सेवाओं के लिए एकल खिड़की सेवा प्रदान करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि राज्य के प्रत्येक एपीएमसी बाजार में व्यापारियों के लिए अलग लाइसेंस के नहीं, व्यापारियों के लिए देखो हर राज्य अलग अलग लाइसेंस ले, अलग अलग लाइसेंस की ज़रूरत पड़े, ऐसा इसमें नहीं है। यानी कि एक बार आपने लाइसेंस बनवा लिया तो सभी राज्य में वैलिड होगा। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, अलग अलग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही लाइसेंस आपने इंटीग्रेट लाइसेंस बनवा दिए तो आप किसी भी राज्य में जाकर के व्यापारी अपना मतलब व्यापार वाणिज्य कर सकते हो उस मंडी में जाकर के। और एपीएमसी क्या है तो इसके बारे में बहुत लंबी वीडियो है, इसके 30 मिनट का वीडियो चला जाएगा, अगर इसको मैं समझाऊंगी तो कभी मैं टाइम से अलग से इसका वीडियो आपको बना के दे दूंगी। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, न्यूनतम समर्थन मूल्य के परिकलन में प्रयुक्त उत्पादन लागत के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सरकार क्या करती है भाई, आप अगर किसान होंगे तो आपको पता होगा कि मौसम खराब हो गया या किसी कारणवश आपका मान लो मौसम क्या, मान लो कि आपने किसी फसल का उत्पादन किया और मार्केट में इसकी वैल्यू इतनी नीचे गिर गई कि आपको अपना लागत का भी पैसा ना मिल पाए, आप बहुत घाटे में चले जाओ। तो किसानों की मतलब किसानों को घाटा ना हो, उनका लॉस ना हो, इस वजह से गवर्नमेंट ने एमएसपी का कॉन्सेप्ट लाया कि भाई कि एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया जाएगा कि अगर इसके नीचे इसमें आपकी लागत और आपके श्रम को जोड़ करके एक मानक तैयार किया जाता है कि इससे नीचे अगर आपका उत्पादन वैल्यू कम होती है मार्केट में, आपके अनाज की या जो भी आप उत्पादन कर रहे हो, वैसे 22 फसलों के लिए दिया जाता है एमएसपी। तो अगर इसके वैल्यू में एक निश्चित सीमा के भीतर इसका दाम नीचे गिरता है तो सरकार जो है आपकी फसलों को खरीदेगी। ठीक है, तो इसी को एमएसपी कहते हैं। अब देखो इसकी गणना कैसे, इसकी लागत उत्पादन लागत के प्रकारों के आधार पर यहाँ पे दिया है कि A2 लागत में बीज,
उर्वरक कीटनाशक पर होने वाले खर्च शामिल होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा सही है कि A2 प्लस FL लागत में A2 लागत के साथ साथ अवैतनिक यानी कि जो आप लोग अपना श्रम लगाते हैं उसको भी इस MSP मूल्य में इंक्लूड किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताओ इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो, कोर इंडस्ट्री शब्द का जो प्रचलन है ये औद्योगिक नीति वक्तव्य 1969 में नहीं इस शब्द को लाया गया था, बल्कि कोर इंडस्ट्री शब्द का प्रयोग जो है औद्योगिक नीति वक्तव्य 1973 में लाया गया था। ये है क्या? तो ये कोर इंडस्ट्रीज यानी कि कुछ ऐसे 8 महत्वपूर्ण या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग को चिन्हित किया गया जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 द्वारा किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो फेमा अधिनियम 1999 को प्रतिस्थापित किया गया था फेरा अधिनियम 1973 से। ठीक है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 द्वारा इसको हटा करके लाया गया था फेमा अधिनियम 1999। चलो अगला देखो, अब इसको मिलान करना है। इस्पात संयंत्र है और इस इस्पात संयंत्र को कहाँ से कच्चा माल प्राप्त होता है, इससे इसको मिलान करना है। तो देखो, राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है इसको सुंदरगढ़ और क्योंझर से लौह अयस्क प्राप्त होता है। भिलाई इस्पात को जो है दिल्ली राजहरा से लौह अयस्क, कोरबा और करगली से कोयला प्राप्त होता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को नोवा मंडी से लौह अयस्क प्राप्त होता है। जितने भी मतलब ये जो इस्पात संयंत्र है उसको कहाँ से रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, इससे मिलान करना था आपको। तो देखो, बोकारो को जो है राउरकेला क्षेत्र से लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो आपका क्रम क्या बन गया? 1 2 3 4, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखो, अभी कथन ये दिया है काराडार। प्रायद्वीपीय भारत में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। काराडार कह रहा है कि दक्षिण भारत में पेराई का मौसम जो है उत्तर भारत की अपेक्षा दीर्घ होती है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। इसमें मैं क्या भी बहुत डिटेल में डिस्कस करूँ, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगला देखो, मुद्रा के प्रकार दिया है और विशेषता बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हार्ड करेंसी कैसी होती है? ऐसी मुद्रा जो बहुत ज़्यादा स्थिर होती है और व्यापक देशों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है व्यापार वाणिज्य के लिए। तो ऐसे करेंसीज को हार्ड करेंसी किया जाता है। तो ये सही सुमेलित है। हॉट करेंसी क्या होता है? बाजारों में ये आसानी से प्रवेश होता है इनका और आसानी से निकल जाता है, तो इसी को हॉट करेंसी कहा जाता है। इससे जो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं किसी देश में आते हैं, जब किसी देश में आकर के इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे ही उस जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाती है उसके शेयर्स में, मान लो शेयर्स खरीदा और उसकी शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई वैल्यू उसकी, तो उस शेयर्स को वो क्या करते हैं, बेच करके प्रॉफिट कमा करके अपने पैसे को लेकर के चले जाते हैं दूसरे देश में। फिर दूसरे देश में भी वैसा ही करते हैं कि भाई उसकी वैल्यू बढ़ जाती है जैसे उस शेयर की, तो उस शेयर को बेच करके वो दूसरे देश में निकल, यानी एक देश से दूसरे देश में निकलते रहते हैं। इसी को हॉट करेंसी कहते हैं, यानी कि आसानी से किसी देश में प्रवेश करता है और आसानी से निकल भी जाता है। हीटेड करेंसी क्या होता है? घरेलू मुद्रा जो मूल्य ह्रास के दबाव में होता है। तो करेक्ट कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं है। सॉफ्ट करेंसी इसमें दिया है कि इसकी उच्च तरलता के कारण अंतर्राष्ट्रीय भंडार में इसे प्राथमिकता दी गई। नहीं, जो सॉफ्ट करेंसी होता है बहुत ज़्यादा अस्थिर होता है, बहुत ही कम देशों द्वारा इसका व्यापार वाणिज्य में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अस्थिर मुद्रा होती है। करेक्ट आंसर, यानी कि अगर मान लो मंदी आ गई तो मंदी स्थिति में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चालू खाता घाटा में व्यापार घाटा और पूंजीगत शुद्ध आय और हस्तांतरण भुगतान शामिल होता है। चालू खाता घाटा में क्या होता है कि जब हमारा वही सेम की निर्यात कम हो और आयात ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में हम इसको चालू खाता घाटा के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें व्यापार घाटा रखा जाता है, पूंजीगत शुद्ध आय को और हस्तांतरण भुगतान भी इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सॉरी कथन ए सही है। और दूसरा, यह व्यापार और स्थानांतरण से धन के अंतर प्रवाह और बहिः प्रवाह के बीच के अंतर को मापता है। तो दूसरा भी सही कि हम लोग अपने देश से कितना ज़्यादा धन का हमारे देश में कितना धन आ रहा है और हमारे देश से कितना धन जा रहा है, इसके अंतर को मापता है चालू खाता घाटा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि एसडीआर को स्वतंत्र रूप से प्रायः प्रयोग योग्य मुद्रा में बदला जा सकता है। तो देखो, एसडीआर आपको पता होगा आईएमएफ से संबंधित है ये, ठीक है। जब आईएमएफ, इसके बारे में हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है ना, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो, इसमें कह रहा है कि एसडीआर को स्वतंत्र रूप से प्रयोग योग्य मुद्रा में, देखो इसको नहीं बदला जा सकता है। एसडीआर क्या होता है, किसी देश को जैसे ऋण, आईएमएफ के जितने मेंबर्स हैं एक दूसरे से इससे ऋण लेते हैं तो एसडीआर के रूप में भी ले लेते हैं,
ठीक है, लेकिन इसको हम लोग मुद्रा में नहीं बदल सकते हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि एसडीआर का मूल्य और ब्याज दोनों दैनिक आधार पर निर्धारित होते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी की जाती है। दूसरा कह रहा है कि 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ में इसके संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में शामिल है भारत। तो देखो, जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है इसको आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसमें दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा, यानी आईएफसी द्वारा नहीं, आईएमएफ द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है, तो पहला गलत हो गया। भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य है आईएमएफ का, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो, ये सब्सिडी से संबंधित है, डब्ल्यूटीओ सब्सिडी, और इसकी क्या विशेषता है। तो एम्बर बॉक्स में क्या होता है, एम्बर बॉक्स में एमएसपी, उर्वरक, ऋण जैसे व्यापार विकृत करने वाली सब्सिडी शामिल होता है। ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत ऐसी सब्सिडी होती है जो अनुसंधान, खाद्य सुरक्षा के लिए गैर विकृति समर्थन को बढ़ावा देता है। और ब्लू बॉक्स में क्या होता है, उत्पादन सीमित करने वाली शर्तों वाली सब्सिडी ब्लू बॉक्स के अंतर्गत रखी जाती हैं। और सामाजिक और विकास बॉक्स में जो है गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के लिए समर्थन देने वाले सब्सिडीज को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो यानी इसको जब आप क्रम बनाएंगे तो 3, 1, 2, 4 इसका क्रम बनेगा, तो 3, 1, 2, 4 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र दिया है। समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाता है, जैसे नेशनल इनकम, उत्पादन, रोजगार, ये सभी। अब इसमें कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र विशेष रूप से मूल्य विश्लेषण पर आधारित नहीं, ये मूल्य विश्लेषण पर नहीं बल्कि आय विश्लेषण पर आधारित होती है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष रूप से आय विश्लेषण नहीं, ये व्यय विश्लेषण पर आधारित होती है, यह व्यय विश्लेषण पर केंद्रित होती है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है ये व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक है, तो दोनों इनकरेक्ट है, ठीक है। तो अगला देखो, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे विकास के 4 प्रमुख इंजनों के रूप में पहचाना गया है। तो विकास के केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 प्रमुख इंजन कौन कौन से, तो नहीं, कृषि, 1 मिनट, पहला कृषि, दूसरा एमएसपी यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, तीसरा निवेश और चौथा निर्यात, ये 4 प्रमुख इंजन है। कौन कौन से, कृषि, एमएसपी, निवेश और निर्यात, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। कहते ये सच में एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स का टेस्ट था, ये एकदम गला दर्द होने लगा, और कुछ क्वेश्चन तो मैंने जानबूझ के डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किए, वरना फिर 15-20 मिनट तो उस पर समय, हर 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो चला ही जाता, तो वीडियो 3-4 घंटे की वीडियो बन जाती, तो मजबूरी में मुझे कुछ क्वेश्चंस को नहीं एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कम समय में कैसे आपको अच्छे से अच्छे मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और समझ सकें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। और नेक्स्ट टेस्ट जो है आपका यूपी स्पेशल का होगा, यानी सारे क्वेश्चंस यूपी स्पेशल के होंगे, और यूपी स्पेशल के बाद मुझे लगता है सब फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। तो फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। आप लोग ज़रूर जुड़ना हमारे अगले सेशन के साथ। थैंक यू और लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।